नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी से संबंधित बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी देना, कंप्लेंट रिजोल्यूशन सिस्टम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं शिवा कुमार बोस जी, जो कि आरबीआई भोपाल ओम्बड्समैन हैं। साथ ही कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवा कुमार बोस जी, कार्यक्रम में स्वागत के साथ साथ हम सबसे पहले आरबीआई की कुछ प्रमुख बातों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद डॉक्टर दुबे। नमस्ते साथियों, मैं आपको ये हमारा स्कीम के बारे में बेसिक एलिमेंट्स में अभी आपको मैं बताता हूँ। दिस आरबीआई हैज़ गॉट दिस ऑल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आरबीआई ने 1995 से शिकायतों के त्वरित और निशुल्क समाधान के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र एजीआर स्थापित किया है। रिजर्व बैंक के उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने और एक सुविधाजनक और प्रभावी एजीआर तंत्र को सक्षम करने के लिए 12 नवंबर 2021 को 3 पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करके रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना RBIOS शुरू की गई थी। बाद में 1 सितंबर 2022 से क्रेडिट सूचना कंपनियों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया। नई योजना एजीआर को जनता के लिए अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाती है और एक राष्ट्र एक ओम्बड्समैन सिद्धांत द्वारा निर्देशित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर साल ओम्बड्समैन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दूरदराज के क्षेत्रों और सुदूर स्थानों तक पहुंचकर आरबीआई और उसके विनियमित संस्थाओं आरई में उपलब्ध उपभोक्ता शिकायत निवारण ढांचे की बारीकियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस मंच का उपयोग डिजिटल धोखाधड़ी के तौर तरीकों और जनता द्वारा अपनाए जाने वाले उचित सुरक्षा उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आरबीआई अपने सभी विनियमित संस्थाओं आरई को अपने ग्राहकों की शिकायतों का कुशलतापूर्वक और निष्पक्ष रूप से निवारण करने के लिए निर्देशित करता है। इसलिए यदि किसी ग्राहक की कोई शिकायत है तो उसे सबसे पहले संबंधित बैंक आरई से संपर्क करना चाहिए। यदि कोई ग्राहक आरई द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या शिकायत का 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं किया गया है तो रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतों के दर्ज करने, प्रसंस्करण करने और समाधान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु है और शिकायतों के बारे में पूरी जानकारी आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली CMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि वे अपनी शिकायतों के त्वरित और निशुल्क समाधान के लिए आरबीआई द्वारा प्रदान की गई शिकायत निवारण प्रणाली का लाभ उठाएं। जी, अब इसके साथ ही क्या होता है कि ग्राहकों के अधिकार क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आरबीआई ने मुख्यतः कौन से कदम उठाए हैं? आरबीआई इज कंसर्न अबाउट दी भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू से ही प्रयासरत रहा है। इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। जैसे पहला, बैंकिंग ओम्बड्समैन की स्थापना 1995 में की गई थी। दूसरा, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसके तहत ग्राहकों के 5 अधिकार संरक्षित किए गए। पहला अधिकार है उचित व्यवहार का अधिकार, राइट टू प्रॉपर बिहेवियर। दूसरा, पारदर्शिता का अधिकार यानी राइट टू ट्रांसपेरेंसी। तीसरा, उपयुक्तता का अधिकार, राइट ऑफ सूटेबिलिटी। चौथा, गोपनीयता का अधिकार, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। और पांचवा, शिकायत निवारण और मुआवजे के अधिकार, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कंपनसेशन राइट्स। अब अगर देखा जाए कि कई बार व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना घटी है या कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो वो आरबीआई में किस प्रकार से जाकर के अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेनी टाइम्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। शिकायत इनमें से किसी भी तरीके से दर्ज की जा सकती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। CMS पोर्टल cms.rbi.org.in के माध्यम से, भौतिक रूप से पत्र या पोस्ट के माध्यम से CRPC यानी
केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र को भेज सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से हमें जो है ये बताया गया कि आप हमारी कंप्लेंट मतलब अपनी जो बैंकिंग सेवाओं से संबंधित कंप्लेंट है उसको आप सकते हैं पोस्टल एड्रेस से, जो है आप हमें पोस्ट भी कर सकते हैं और उस पर जो है आरबीआई अधिकारी जो है ज़रूर ध्यान दे करके उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कई बार होता है शिवा कुमार जी कि हम अपने कंप्लेंट की स्थिति को नहीं जान पाते कि हमने जो कंप्लेंट किया है वो किस कहाँ तक उसका प्रोग्रेस हुआ है, और उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए या किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। Definitely, as a consumer, you will be very keen. निश्चित ही एक ग्राहक होने के नाते आप अपनी शिकायत की स्थिति को स्वाभाविक रूप से जानना चाहेंगे। अपनी शिकायत की स्थिति को दो तरीकों से आप जान सकते हैं। पहला, लिंक cms.rbi.org.in के माध्यम से मोबाइल नंबर और आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त शिकायत संख्या, इनका उपयोग करके इसको देखा जा सकता है। दूसरा, सीआरपीसी चंडीगढ़ के संपर्क केंद्र से टोल फ्री नंबर 14448 यानी 14448 के माध्यम से संपर्क करके भी शिकायत की स्थिति को आप जान सकते हैं। कि अगर कोई शिकायतकर्ता अपने कंप्लेंट की सिचुएशन जानना चाहता है तो 14448 पर जा करके वो आपसे संपर्क करके अपनी कंप्लेंट की सिचुएशन को या स्टेटस को समझ सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है शिवा कुमार जी कि कई बार लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि हमें किन रेगुलेटेड एंटिटीज़ के खिलाफ जो है कंप्लेन करना चाहिए। तो उनके बारे में हम जो है जानना चाहेंगे कि किन किन रेगुलेटरी एंटिटीज़ के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। This is important for the public to know what are all the entities. ग्राहकों को ये जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के अंतर्गत किन विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत 4 प्रकार की विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहला प्रकार है बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक और गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, इस योजना में शामिल है। दूसरा प्रमुख प्रकार है एनबीएफसी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर आरबीआई के पास पंजीकृत ऐसी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जमा स्वीकारने हेतु प्राधिकृत हैं या पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ती आकार के साथ जिनका ग्राहक इंटरफेस है, वो इसमें शामिल है। तीसरा प्रमुख प्रकार है भुगतान प्रणाली प्रतिभागी या पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। बैंक और गैर बैंक सभी भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को RBIOS 2021 के तहत शामिल किया गया है। चौथा प्रमुख प्रकार है साख सूचना कंपनियां या जिन्हें हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कहते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में आपने एक्सप्लेन कर दिया, जिससे क्रिस्टल क्लियर हो गया कि किन रेगुलेटेड एंटिटीज़ के खिलाफ जो है कोई भी शिकायतकर्ता शिकायत कर सकता है। तो याद रखिएगा, बैंक, एनबीएफसीज, पेमेंट सिस्टम और क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगेंस्ट आप जो है अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इन रेगुलेटेड एंटिटीज़ की विस्तृत जानकारी कहीं पर हमें उपलब्ध है क्या? To answer this particular question, इस सवाल के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि विनियमित संस्थाओं की विस्तृत जानकारी cms.rbi.org.in पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आरबीआई द्वारा ग्राहकों की सहायता के लिए संपर्क केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। संपर्क केंद्र स्थापित करने के कई उद्देश्य हैं, जैसे एक, यहाँ शिकायतकर्ता आरबीआई के वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र AGR से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा,
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को जान सकता है और उस पर सहायता प्राप्त कर सकता है। तीसरा, आरबीआई के पास दर्ज शिकायत की स्थिति का पता लगा सकता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14448 पर यानी 14448 पर इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS 24 घंटे उपलब्ध है। संपर्क केंद्र कर्मियों से बात करने की सुविधा सोमवार से शनिवार तक राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अंग्रेजी और हिंदी भाषा में तथा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। 10 क्षेत्रीय भाषाएं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी और तेलुगु, तमिल शामिल हैं। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप संपर्क केंद्रों की उपलब्धता का उपयोग करें और हमारे कुशल कर्मचारियों की सहायता अपनी शंकाओं के समाधान के लिए जरूर लें। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सर कि शिकायतकर्ता को ये नहीं पता होता कि न्यूनतम क्या क्वालिटी मतलब क्या डिटेल उनके पास होनी चाहिए जिसके बेसिस पर वो शिकायत कर सकते हैं। तो वो न्यूनतम डिटेल्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। This is very important in our observation. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि कई बार जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान ही नहीं की जाती। शिकायतकर्ता को कुछ न्यूनतम विवरण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि 1. शिकायतकर्ता का नाम, आयु और लिंग। 2. व्यक्तिगत ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के साथ शिकायतकर्ता का पूरा डाक पता। 3. संबंधित बैंक विनियमित संस्था की शाखा या कार्यालय का नाम और पूरा पता। 4. लेन देन की तारीख और विवरण, शिकायतकर्ता की खाता संख्या, डेबिट या क्रेडिट कार्ड संख्या के विवरण सहित शिकायत उत्पन्न होने के पूरे तथ्य। 5. शिकायत के निवारण के लिए आरई को प्रस्तुत आवेदन और आरई से प्राप्त उत्तर, यदि कोई हो तो उसकी तारीख और विवरण। 6. शिकायतकर्ता को हुई हानि की प्रकृति और सीमा। और 7. मांगी गई राहत। ये जानकारी हमारे CMS पोर्टल पर भी दी गई है। कई बार देखा एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 जो चलाई गई उसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति भी दी जाती है क्या कंप्लेंट करने वालों को? Definitely, sir. We understand that many times. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021 के अंतर्गत शिकायतकर्ता को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए मामले के तथ्यों के अनुसार 20 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके अलावा शिकायतकर्ता के समय के नुकसान, उसके द्वारा किए गए खर्च और उनको हुए उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा के लिए मामले के तथ्यों के अनुसार 1 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन दिलवाने का प्रावधान है। यानी कि वित्तीय नुकसान के लिए 20 लाख रुपए तक तथा उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा आदि हेतु 1 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान इस योजना में है। तो सर, हम कई बार देखे हैं कि शिकायतकर्ता ओम्बड्समैन के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वो और कहीं पर जाकर के अपील कर सकता है क्या? इसके बारे में हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। Definitely, we have come across several instances. हाँ, बिल्कुल। एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के अंतर्गत शिकायत 2 प्रकार के खंड में बंद की जाती है, अपीलीय और गैर अपीलीय। 1. यदि शिकायत अपीलीय खंड में बंद की गई है और शिकायतकर्ता को ओम्बड्समैन का निर्णय स्वीकार्य नहीं है, तो वो निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। 2. यदि शिकायत गैर अपीलीय खंड के तहत बंद की गई है तो अपील करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। यानी कि शिकायतों का निपटान 2 प्रकार के खंडों के तहत ही किया जाता है, अपीलीय और गैर अपीलीय। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपीलीय प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग के कार्यकारी निदेशक महोदय होते हैं। शिकायत के निपटान से 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं। कई बार देखा गया है शिकायतकर्ता को शिकायत निवारण तंत्र के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन
उपलब्ध नहीं रहती। तो इसके उपलक्ष्य में आरबीआई ने क्या कदम उठाए या क्या जानकारी प्रवाहित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है? This is a very relevant question for the audience. ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। आरबीआई विभिन्न माध्यमों से रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करता है। जैसे कि एक आरबीआई कहता है टैगलाइन के साथ जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है, जो आरबीआई की वेबसाइट RBI कहता है .rbi.org.in पर मौजूद है। दूसरा, जागरूकता संबंधी संदेश आरबीआई की वेबसाइट के साथ साथ CMS पोर्टल पर भी अपलोड किए गए हैं। इनमें मोबाइल ऐप, UPI, QR कोड आदि का उपयोग करके धोखाधड़ी सहित साइबर अपराध संबंधी जागरूकता शामिल है। तीसरा, अनधिकृत संस्थाओं द्वारा जमा राशि के अवैध संग्रह संबंधी जागरूकता संदेश सचेत पोर्टल sachet.rbi.org.in पर उपलब्ध करवाए गए हैं। चौथा, विभिन्न मल्टीमीडिया चैनलों में संदेश प्रसारित किए गए हैं, जिसमें प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित संदेश भी शामिल हैं। आरबीआई ने कई पुस्तिकाएं भी जारी की हैं। पहली, धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य कार्यप्रणाली और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर बी अवेयर नामक पुस्तिका है। और दूसरी है राजू और 40 चोर, जिसमें ऐसी 40 कहानियां शामिल हैं जो धोखेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न धोखाधड़ी के तरीकों की झलक दिखलाती है और इस प्रकार की घटनाओं से बचाव के लिए हम क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में हमें सरल उपाय प्रदान करती है। इसके अलावा विभिन्न बैंकिंग सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त करने के संबंध में जनता को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मार्च 2024 में एक अन्य जागरूकता पुस्तिका द अलर्ट फैमिली भी जारी की गई है। छठवां, सभी विनियमित संस्थाएं, बैंक आदि अपने ग्राहकों को बार बार SMS, ईमेल भेजते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के तौर तरीकों और इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए ग्राहक की ओर से बरती जाने वाली आवश्यक सावधानी का विवरण दिया जाता है। सातवां, क्या करें और क्या न करें की सूची आरबीआई की वेबसाइट पर टिकर के रूप में प्रकाशित की गई है। इसके अलावा आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों, वित्तीय साक्षरता केंद्रों, CFL, FLC द्वारा आयोजित विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम, विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम, टाउन हॉल कार्यक्रम का आयोजन और आरबीआई ओम्बड्समैन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सूचना संदेशों का प्रदर्शन नियमित रूप से किया जा रहा है। ओम्बड्समैन स्पीक का आयोजन हर साल मार्च और दिसंबर माह में किया जाता है। मैं लोगों से ये अनुरोध ज़रूर करना चाहूँगा कि वे हमारे द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान दें तथा दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित ऐसे कार्यक्रमों का लाभ लें। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इन सब चीज़ों को लेकर के आम पब्लिक बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो इसके लिए आरबीआई ने मुख्यतः कुछ कदम उठाए हैं क्या, उनके बारे में आप बताएं। Definitely. We हम समझते हैं कि जनसाधारण को फ्रॉडस्टर्स और धोखेबाजों द्वारा ठगा जा रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है और डिजिटल अरेस्ट भी उनमें से ही एक है। हमें सतर्क रहना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि वैध अधिकारी कभी भी फ़ोन पर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए तुरंत भुगतान की मांग नहीं करेंगे। तत्काल भुगतान अनुरोधों को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाना चाहिए। धोखाधड़ी का एक और प्रकार इम्पर्सोनेशन या प्रतिरूपण है। इस तरह की धोखाधड़ी में स्कैमर्स आपके पैसे या व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए विश्वसनीय व्यवसायों, दोस्तों या यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों का प्रतिरूपण भी करते हैं। तो इनसे बहुत ज़्यादा हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अन्य प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए हमें फ़ोन
या ऑनलाइन आधार बैंक विवरण, OTP आदि जैसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। हमें इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, RBI द्वारा ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में अनेक पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की गई हैं। हाँ, आप लोग ये भी ज़रूर ध्यान दें कि धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के प्रयास की रिपोर्ट करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संदिग्ध कॉल और फिशिंग लिंक की रिपोर्टिंग संचार साथी पोर्टल पर की जा सकती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों और घटनाओं की रिपोर्टिंग राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से की जा सकती है। विश्व उपभोक्ता दिवस पर आकर के आपने जो है हमारे कार्यक्रम में पधार करके हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दुबे। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि RBI ओम्बड्समैन भोपाल श्री शिवा कुमार बोस जी ने किस प्रकार से हमें जागरूक रहने के लिए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमें जो है अपने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के उपाय बताए। तो आप इस प्रकार से सारी जानकारी RBI के गाइडलाइन या RBI के वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।